ओके, कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव देखा था। आज बात करते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। ठीक है बच्चों, एक तरफ लिख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरे तरफ लिख लेते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। तब तक देख लेते हैं कौन आया है। कोई अच्छे भाई साहब आए पड़े हुए हैं। चलिए, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरे तरफ लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव और दूसरे साइड लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, वेव का मोशन और जो पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगी वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नॉर्मली होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब पार्टिकल जो है वो ऑक्सीलेट इधर कर रही होगी, ठीक, और वेव आगे की ओर बढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए और रस्सी को ऐसे खींच के छोड़िए। ऐसे जब खींच के छोड़ेंगे तो एक ऐसा बनते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, या एक स्प्रिंग को ले लीजिए और इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए तो एक ऐसा सा नागिन छाप बनते हुए जाता है। देखा है, इस तरीके का वेव बनता है। इस तरीके से बच्चों आपके पास एक वेव बनता है। मैं दिखाता हूं कैसे वेव बनता है। इस तरीके का आपके पास वेव बनते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब वेव तो आगे बढ़ रहा है, अब पार्टिकल ऑक्सीलेट कैसे कर रहा है? परपेंडिकुलरली ऐसे कर रहा है ना। तो ऐसे वेव मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में वेव क्या होगा? पार्टिकल ऑक्सीलेट भी उधर ही करेगी और वेव, जो वेव का मोशन होगा वो भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ऐसे वेव मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। जैसे साउंड, ये है एग्जांपल लाइट का। लाइट का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है, या ईएम वेव भी बोल सकते हैं। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड में क्या होता है बच्चों? कंप्रेशन मतलब समझते हो? जो साउंड की पार्टिकल्स होंगी एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, ये हो गया कंप्रेशन। फिर यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, इसको बोलते हैं, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफेक्शन। फिर आएगा पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। फिर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रेयरफेक्शन। मतलब जैसे हमने बोला, तो यहां से जो पार्टिकल निकला होगा, जब पार्टिकल टकराया होगा, एक दूसरे के बहुत क्लोज हुए होंगे, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। फिर ये पार्टिकल आगे बढ़ा होगा, कोई दूसरे पार्टिकल से टकराए, तो जब तक टकराया नहीं होगा तब तक कुछ दूर ट्रेवल किया होगा ना, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेयरफेक्शन। फिर पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आए होंगे तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन होते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है साउंड। इसका एग्जांपल क्या होता है? साउंड। ठीक है, तो दोनों में याद करने का तरीका है। ट्रांसवर्स वेव में जो होता है, पार्टिकल होता है और जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है और जो वेव मोशन हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल का ऑक्सीलेशन और वेव मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मैं एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं, उससे समझने का प्रयास करिएगा। तो देखो, बात करते हैं हम लोग longitudinal waves. ठीक है, मैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? द वेव in which all the medium particle perform simple harmonic motion about their own mean equilibrium position in the direction perpendicular to the direction of wave propagation, है ना। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर आपके पास वेव पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये है ट्रांसवर्स वेव। इस तरीके से अगर कोई वेव चलता है, इसका मतलब वो, उसका नेचर क्या होगा? ट्रांसवर्स। एग्जांपल साइनोसोडियल वेव, साइन या कोसाइन का ग्राफ देखते हैं ना, वो वेव क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जस्ट इसी के अपोजिट। ठीक है, द वेव मोशन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब पार्टिकल किधर ऑक्सीलेट कर रहा है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल अगर ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो यहां पर ये स्प्रिंग देखो एक दूसरे के बहुत क्लोज है तो कंप्रेशन, यहां पे एक दूसरे से दूर है तो रेयरफेक्शन,
फिर देखो यहाँ पे रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, होते रहता है। इस टाइप के वेव मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। बात समझ आ गई, यस नो? चलो लिख लेते हैं फटाफट, ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। लिख लो, पहले लिख लो ट्रांसवर्स वेव फटाफट। these are the waves these are the waves in which these are the waves in which the individual particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation is called transverse wave, perpendicular to the direction of wave propagation is called transverse wave। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेट्रा। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। हेडिंग लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। longitudinal wave, these are the waves in which the individual particles of the medium oscillate along the direction of wave propagation is called longitudinal wave। एग्जाम्पल साउंड वेव, along the direction of wave propagation is called longitudinal wave। एग्जाम्पल साउंड वेव, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो हम चाहे तो कुछ इसका डिफरेंस यहां से भी देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको देखना हो तो आप ऐसे भी बता सकते हैं मन करे तो, और या तो आप सिंपल से बताइएगा कि इसमें परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करता था और इसमें अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी छोटी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ाई है। देखो इसमें छोटी सी बात और आएगी आपके पास, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है लेकिन बहुत रेयरली पूछा जाता है। ये सब 6, 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है। देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या था, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, बताया था ना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। पहला तो हमने यही बताया, यही आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ alternate crest and trough, one crest and one trough constitute one wave। एक crest और एक trough मिला करके एक one wave कहलाता है ना। longitudinal wave is in the form of alternate compression, one compression और one rarefaction constitute one wave। मतलब एक compression और एक rarefaction मिलकर के क्या बनाएगा, एक wave। और वहां पर एक crest और एक trough मिलकर के क्या बनाएगा, one wave। ठीक है, ऐसे कुछ टर्म है। फिर देखो थर्ड है, these waves can be formed in solid and ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव कहां कहां बनेगा, सॉलिड में बनेगा या लिक्विड के
सरफेस पे बनेगा। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो दीज वेव कैन बी फॉर्म्ड इन एनी मीडियम, ठीक है, ये किसी भी मीडियम में बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव का। व्हेन ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट्स देयर आर नो प्रेशर चेंज इन द मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अगर ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करेगा तो उस मीडियम के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आगे हम अभी बात करेंगे इसको, ठीक है। अभी आगे हमको बात करना है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, उसमें हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसका देखते हैं। व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट्स देयर आर प्रेशर चेंज इन द मीडियम, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करता है तो प्रेशर का चेंज होगा। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव का। दीज आर द वेव कैन बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व, मैंने बताया था ना, साइन वाला जो कर्व से बनता है आपके पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लें तो दीज आर द वेव कैन बी ओनली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व, ठीक है, ये साइन कर्व से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, डायरेक्टली नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली इसको साइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दीज कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है, पोलराइजेशन आप लोग 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब होता है इनके अंदर से वाइब्रेशन को दूर करना, ठीक है, वाइब्रेशन को दूर करने को हम बोलते हैं पोलराइज करना, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज, इसको पोलराइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस थे जिसको हम लोग को दिमाग में रखना था। अगर याद रहता तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहता तो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। 6, 7, 8, 9, 10 में आपने इस चीज को पढ़ा है, डिफरेंस को पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते धीरे से और बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों। वीडियो वालों कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछो बच्चों। यस नो? नो सर। नो सर। अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे हमसे, ठीक है। देखो बच्चों, अब है हमको बात करना है छोटे छोटे टर्म्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले बात, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अगला हेडिंग होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर पहला सब हेडिंग होगा आपके पास, ए हेडिंग होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। किस किस फैक्टर्स पे स्पीड डिपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ट्रांसवर्स वेव समझ रहे हो? ट्रांसवर्स वेव का मतलब जहां पे क्रेस्ट वेव बनेगा, सिंपल सी बात। अब अगर हम बात करें एक धागे को ऐसे तान करके रख दें, ध्यान सुनिएगा, अब उस धागे को ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ते हैं, कुछ आवाज आती है, कुछ आवाज आती है, ये वाइब्रेट करता है किसी स्पीड के साथ। अरे आपने गिटार देखा, गिटार को जब आप वायर को आप इधर उधर करते हैं तो वाइब्रेट करती है किसी स्पीड के साथ। वो स्पीड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप सोच के बताओ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो स्पीड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेंशन, इस धागे में कितना तनाव है। अगर धागा ढीला छोड़ दो तो वाइब्रेट करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी वजह से उसको बहुत ताना जाता है, देखा होगा, उसको एक नॉट टाइप का होता है, कसा जाता है। तो पहला डिपेंड करेगा टेंशन। दूसरा डिपेंड करता है इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन समझते हो ना? टेंशन का मतलब होता है स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स, धागे में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं टेंशन, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताओ। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं, स्मॉल एम को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है m/l, मास अपॉन में लेंथ। छोटा सा धागा होगा तो जल्दी से वाइब्रेट करके रुक जाएगा, बड़ा धागा होगा तो थोड़ा समय लेगा रुकने में, है कि नहीं। तो दोनों किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है कितना तना हुआ धागा है, और दूसरा डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ। आपने देखा होगा कि जब हम लोग गिटार होता है
गिटार को अलग अलग जगहों पे पकड़ पकड़ के बजाते हैं तो अलग अलग साउंड निकलता है, मतलब अलग अलग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जो स्पीड होता है किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ पर। अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको इक्वेशन 2 बोलिए, इसकी पावर a लिख लीजिए, इसकी पावर b लिख लीजिए। डायमेंशनली अगर आपको डिराइव करना है तो आप क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर a और m की पावर b। थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा v का डायमेंशन बताओ, LT माइनस 1। टेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, MLT माइनस 2 होल पावर a। ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसका क्या होगा, ML माइनस 1, मास पर यूनिट लेंथ होल पावर क्या हो गया b। ये मास अपॉन में लेंथ, इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास का हो गया m और लेंथ का हो गया L माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखो सॉल्व आप लोग जैसे डायमेंशन में करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ m नहीं दिख रहा तो m की पावर 0, L1 t माइनस 1। अब यहाँ m की पावर क्या दिख रहा है, a, और यहाँ पे b दिख रहा है तो लिखेंगे a प्लस b। l की पावर यहाँ क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, और यहाँ l की पावर क्या दिखेगा, माइनस b, माइनस 1 इंटू b माइनस b। t की पावर क्या दिख रहा है, माइनस 2a, इधर कहीं t नहीं दिख रहा तो छोड़ दिया। अब m के पावर को m के पावर से कंपेयर करेंगे, l को l से और t को t से। जैसे यहाँ m की पावर क्या है 0 इज इक्वल टू, इधर m की पावर क्या है a प्लस b। उसी तरीके से l के पावर को l के पावर से, l की पावर क्या है 1 इक्वल टू a माइनस b। उसी तरीके से t की पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2a। माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या मिला 1/2। जब a मिल गया तो यहाँ पुट कर लो, 0 इक्वल टू 1/2 प्लस b। b की वैल्यू क्या मिली माइनस 1/2। जब a b मिल गया तो आप इक्वेशन नंबर इसको 3rd बोल लीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd v गेट, क्या था बच्चों आपके पास, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर क्या था a, t की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है 1/2, और m की पावर क्या था b, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई m होल पावर 1/2, क्योंकि माइनस से नीचे आ गया m प्लस हो गया। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इसी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी बाई एम। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 1, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर t बाई एम। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जिसपे डिपेंड करता है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम एक छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे थोड़ा मैं लगा देता हूं, ठीक है, ये देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके पास एक स्प्रिंग बोल लो या स्ट्रिंग बोल लो, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका स्पीड मैंने अभी आपको फॉर्मूला डिराइव करा है, वो है c इज इक्वल टू टी बाई एम है, ये म्यू लेकर के चला है, m मान लीजिएगा मास पर यूनिट लेंथ को। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, देखो म्यू को उसने मास पर यूनिट लेंथ लिया, उसने डिराइव नहीं किया है लेकिन ले लिया है। देखो इस तरीके से भी आपने स्पीड निकाला हुआ है, स्पीड कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला वही चीज है, इसके अंदर भी स्पीड आपको वैसे ही मिलेगी। क्लियर, चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो आप लोग। बार बार बच्चों आपको ऐसे डिराइव करना। ठीक है, इसका बी हेडिंग है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, स्पीड ऑफ ट्रांस, हाँ याद रखना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, याद रखना है आपको किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ये बताओ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नो, ये है ईटा, एक और चीज था सोच करके बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना ज्यादा आवाज आएगा। देखा होगा आपके स्कूल में घंटा टंगा होता है, घंटा देखा टंगा हुआ है ना, कोई पतले चादर का होता है तो बहुत
टन मतलब वैसा आवाज नहीं करता, उसका आवाज कुछ अलग होता है ना। और जितना मोटा होता है उतना बढ़िया आवाज करता है, उतना दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। तो आपके स्कूल का जो घंटा होगा मोटा सा होता है, देखा होगा, पीतल का होता है, जब उस पर आप मारते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। और उतना ही बड़ा, लेकिन पतले में आप थाली लटका दीजिए, उसको मारिए तो वो उतना दूर तक सुनाई नहीं देगा। दूसरा वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, डेंसिटी कैसा है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उतना ही मोटा ले लो, उतना ही चौड़ा ले लो, एक स्टील का ले लो, एक कॉपर का ले लो, तो क्या महसूस होगा? कॉपर में आवाज तेज आएगा, स्टील में कम आएगा। इट मींस किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और आवाज वो किस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा को, और रो क्या है? डेंसिटी। ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो है डेंसिटी। इसको भी वैसे ही डिराइव किया हमने कि भाई ये जो वेलोसिटी था किस पे डिपेंड कर रहा था? वेलोसिटी एक बार ईटा पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी एक बार डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था। सेम तरीके से डिराइव करने का तरीका है। ठीक है, ये पीछे हमने डिराइव कराया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, सेम चीज मुझे याद है, आप पलट के देखिएगा, सेम फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया हुआ। यहां तक हो गया। अब मैं याद करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स। अब मैं बात करता हूं बच्चों स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि मुझे इस चैप्टर में बहुत बात करना है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके अंदर पहला सब हेडिंग होगा, इसके अंदर पहला सब हेडिंग होगा आपके पास स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ longitudinal wave in gas, in a liquid or gas, लिक्विड और गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है। अब ये भी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा बच्चों, अब पहले समझो, ये समझो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आगे हम लोग डेरिवेशन में इसी को यूज करेंगे पूरा भरपूर एकदम पेट भर करके। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है? गैस है। तो यहां अगर हम बोल रहे हैं साउंड हमारी जा रही है, साउंड जा रही है, इसका मतलब किस टाइप का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ए स्पीड किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, दैट स्पीड फर्स्टली डिपेंड्स अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना ज्यादा डेंस है यहां पर ना। दूसरा डिपेंड करता है ये डेंसिटी पर भी, बल्क मॉडुलस के अलावा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया इसकी पावर ए और इसकी पावर क्या लिख लेंगे? बी। इसको भी वैसे डिराइव करेंगे, क्या लिखेंगे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, पहले छापो नहीं, देखो समझो सभी लोग। ठीक है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा k की पावर a और डेंसिटी की पावर b। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे थर्ड। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका डायमेंशन क्या होगा? LT-1। और बताओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन कितना? देखो ML-1 T-2। वही, चाहे बल्क मॉडुलस हो, यंग्स मॉडुलस हो, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, या प्रेशर हो, या स्ट्रेस हो, है ना, सबका डायमेंशन सेम है। और डेंसिटी का बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम ML-3 होल पावर, यहाँ a हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा LT-1, ठीक है, ये हो जाएगा m की पावर बताओ बच्चों a प्लस b, l की पावर -a -3b और t की पावर -2a। अब m कुछ नहीं दिख रहा है तो m की पावर यहाँ मान लेते हैं 0। तो m को m से कंपेयर करो तो क्या मिलेगा? चलिए बोलो। 0 इक्वल टू a प्लस बी। l की पावर 1 दिख रहा है तो 1 इक्वल टू -a -3b। t की पावर -1 दिख रहा है, -1 इक्वल टू -2a। a की वैल्यू क्या मिल गया? 1/2। जब a 1/2 तो यहाँ पुट कर लो 1/2 प्लस b। b की वैल्यू -1/2। किस इक्वेशन में पुट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या था? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बताओ, ऊपर देखो क्या था? k की पावर a, तो a की वैल्यू हो गई 1/2 और डेंसिटी की पावर b, b की वैल्यू क्या है?
-1/2 देख सकते हैं। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k बाई रो की पावर पूरे की पावर 1/2, क्योंकि माइनस से नीचे आ गया प्लस हो जाएगा होल पावर 1/2। प्रोपोर्शन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा और ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा k बाई रो। और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? k नाम बोलकर इस कांस्टेंट को c बोल लो। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 1। तो v की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के अंदर? k बाई रो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड। अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पता लगाएंगे इसी फॉर्मूले के मदद से। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसी में बी पार्ट। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव in a solid rod, in a solid rod। ठीक है, सॉलिड रॉड के अंदर जो स्पीड है किस पे डिपेंड करता है? इसका फॉर्मूला होता है एकदम सेम वैसे ही आप डिराइव करोगे, ये मिलेगा यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। देखो एकदम सेम। क्या था ऊपर? ऊपर किस पे डिपेंड कर रहा था? जल्दी बताओ, अभी आया था बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी आया था ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। डिराइव आप वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। ठीक है, बस फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तीनों की कहानी आ गई। अब कल की कहानी इंपॉर्टेंट आएगी, न्यूटन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और लैपलास करेक्शन, बहुत खतरनाक है।